नमस्कार। आज हमारा टॉपिक है हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम नासरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था, जिसने 1530 से 1556 ईस्वी में भारत पे शासन किया। इसके पिता का नाम बाबर, माँ का नाम माहिम बेगम, पत्नी का नाम हमीदा बानू था। इसका जन्म काबुल में 6 मार्च 1508 में हुआ। इसकी माँ माहिम बेगम संभवतः शिया थी और बाबर ने आगरा में हुमायूं को सबके सामने 23 वर्ष की आयु में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को ही और 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। इन 4 दिनों में जो देरी हुई वह हुमायूं को बादशाह नहीं बनाने का षड्यंत्र रचा गया बाबर की बहनों मेहंदी ख्वाजा द्वारा। उसको षड्यंत्र को विफल बनाने के लिए ये 4 दिनों की देरी हुई और 30 दिसंबर 1530 को हुमायूं गद्दी पर बैठा। अब देखें कि हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या थी। प्रारंभिक कठिनाइयों में सबसे पहले अफ़गान उसके सामने बड़ी कठिनाई थे। जैसे हम देखते हैं कि इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई महमूद लोदी अभी जिंदा था, दूसरा शेरशाह सूरी, तीसरा बिब्बन और चौथा बायजीद। ये चारों अफ़गान उसके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे और बंगाल का नुसरत शाह सक्रिय रूप से अफ़गानों को सहयोग दे रहा था। बाबर को भारत आमंत्रित करने वालों में से प्रमुख व्यक्ति आलम खान लोदी गुजरात में बहादुर शाह का शरणार्थी व सहयोगी था। वह सेना तैयार कर रहा था। मिर्ज़ा वर्ग में से मोहम्मद जमान मिर्ज़ा, जो हेरात के सुल्तान हुसैन बैकरा का पोता था, उसने हुमायूं की सौतेली बहन मासूमा बेगम से विवाह किया था और वह सियासन का लालची व्यक्ति था। मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा तैमूर के वंशजों में एक था। मेहंदी ख्वाजा, जो बाबर का बहनोई था, उसके अन्य भाई कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये उसके लिए षड्यंत्र करते रहते थे। बंगाल का नुसरत शाह और गुजरात का बहादुर शाह भी उसके विरुद्ध थे और हिंदुस्तान पर वह नज़रें गड़ाए थे। तो साम्राज्य की स्थिति काफ़ी विकट थी। जनता अभी भी मुस्लिमों को विदेशी मानती थी और उस हुमायूं की अनुचित उदारता के कारण शाही खजाना खाली हो गया। तो इस तरह से ये हुमायूं के सामने बड़ी विकट परिस्थितियां थी। इतिहासकार लेन पूल ने लिखा कि हुमायूं में चारित्रिक बल व संकल्प शक्ति का अभाव था और विजय प्राप्त करते ही वह हुमायूं संतुष्ट हो जाता था और आनंद विलास में लग जाता था। वह अफीमची भी था। उसके चरित्र में आकर्षण तो था पर कोई प्रभाव नहीं था। वह भला वृत्तियों का शुद्ध प्रसन्नचित्त व्यक्ति था पर सफल बादशाह नहीं था। तो इस तरह से हुमायूं की जो व्यक्तिगत दुर्बलताएं थी वो उसके बादशाह बनने में या बादशाहत में काफ़ी रुकावटें पैदा की उन्होंने। अब उसकी जो भूलें हम देखते हैं कि उसने कौन कौन सी भूलें की जिसके कारण उसको हिंदुस्तान को छोड़ना पड़ा और फारस जाना पड़ा। साम्राज्य का उसने पहला विभाजन उसने साम्राज्य का किया, ये उसकी पहली भूल थी। उसने जो उसका चचेरा भाई सुलेमान मिर्ज़ा था उसको बदख्शां का स्थायी पद दे दिया। दूसरा, उसने अपने सगे भाई कामरान को काबुल और कंधार दे दिया, लेकिन कामरान ने षड्यंत्र करके पंजाब और हिसार को भी हड़प लिया। अब काबुल, कंधार और सिंध का वह मालिक था और हुमायूं का उसने मध्य एशिया से संपर्क काट दिया। मध्य एशिया से संपर्क कटने के कारण हुमायूं को इन प्रदेशों से सेना में जो नए रंगरूट भर्ती होते थे वह ये क्षेत्र उसके हाथ से निकल गया। फिर भी उसने कामरान को कोई दंड नहीं दिया। इसी तरह देखते हैं कि उसने हिंदाल को मेवात का विस्तृत क्षेत्र जिसमें अलवर, गुड़गांव, मथुरा, आगरा के कुछ ज़िले आते हैं, जागीर के रूप में दे दिया। इसी प्रकार अस्करी को संभल का ज़िला दे दिया।
तो इस तरह से उसने अपने साम्राज्य का विभाजन करके साम्राज्य को काफ़ी छोटा कर लिया। उसने 1531 में कालिंजर अभियान किया और कालिंजर को घेर लिया। चुनार का प्रथम घेरा 1532 में उसने डाला। हुमायूं ने अफगान को महमूद लोदी के नेतृत्व में जो नवाबगंज तक आ गए थे, दौरिया में पराजित किया और अफगान बिहार में भाग गए। अब हुमायूं ने चुनार दुर्ग को घेर लिया जहां शेरशाह का आधिपत्य था। 4 महीने तक उसने घेरा डाले रखा तो शेरशाह ने आत्मसमर्पण कर दिया और शेर खां ने 500 सैनिकों की एक टुकड़ी अपने लड़के कुतुब खां के नेतृत्व में मुगल सम्राट हुमायूं की सेवा में छोड़ दी। शेर खां को यहाँ छोड़ देना हुमायूं की सबसे बड़ी भूल थी, जिसको हम तीसरी भूल में शामिल करते हैं। और चौथी भूल थी यहाँ समय व धन की बर्बादी करता रहा 1533 से 1534 में। इस समय गुजरात से बहादुर शाह के उत्थान, वैभव व षड्यंत्रों की सूचनाएं निरंतर आ रही थी, लेकिन हुमायूं 1.5 वर्ष तक आगरा, दिल्ली में आमोद प्रमोद में लगा रहा और दिल्ली में एक बड़ा दुर्ग बनाने, जिसको दीन पनाह कहते हैं, में उसको बनाने में उसने समय व धन दोनों बर्बाद कर दिए। अब गुजरात के बहादुर शाह से युद्ध हुआ 1335-36 में। हुमायूं ने मोहम्मद जमान मिर्ज़ा को बिहार और मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा को कन्नौज की जागीर देकर अपना मित्र बनाना चाहा, लेकिन दोनों ने मिलकर 1534 में विद्रोह कर दिया और पराजित हो गए। मोहम्मद जमान मिर्ज़ा को बंदी बनाकर अंधा करने की आज्ञा दी, लेकिन वह भागकर गुजरात में बहादुर शाह के पास चला गया। हुमायूं ने उसकी मांग की तो बहादुर शाह ने यह मांग ठुकरा दी। बहादुर शाह महत्वाकांक्षी था और 1531 में उसने मालवा, 1532 में रायसीन, 1533 में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। उसने आलम खां लोधी और अब मोहम्मद जमान मिर्ज़ा को शरण दी थी, इसलिए उस पर आक्रमण करना ज़रूरी था। अब बहादुर शाह ने आलम खां लोधी के पुत्र तातार खां को बयाना अधिकृत करने के लिए भेजा, लेकिन हुमायूं ने अस्करी और हिंदाल को भेजकर वापस बयाना को जीत लिया। अब हम देखते हैं कि हुमायूं ने रानी कर्णवती द्वारा राखी जो भेजी गई उसको कैसे ठुकरा दिया, या उसको लेने में उसने काफ़ी देरी की। चित्तौड़ की मित्रता का अवसर उसने खो दिया। जब बहादुर शाह ने चित्तौड़ घेरा, तब चित्तौड़ के विक्रमादित्य की मां कर्णवती या करमेती ने हुमायूं से सहायता की प्रार्थना की, जो उसके पास राखी भेजी। हुमायूं ने उपहार स्वीकार किया और चित्तौड़ की ओर बढ़ा, पर रास्ते में सारंगपुर में रुक गया। जनवरी 1535 में वह सारंगपुर में रुक गया, लेकिन हुमायूं ने अपने सहधर्मी के विरुद्ध युद्ध करना पाप समझा। यह हुमायूं की 5वीं व महान भूल थी। इससे उसने राजपूतों की सहानुभूति व सहयोग प्राप्त करने का एक स्वर्ण अवसर खो दिया। 8 मार्च 1535 को हुमायूं का पतन हो गया। अब हुमायूं आगे बढ़ा और चित्तौड़ से 60 मील दूर मंदसौर पहुंचा। अब बहादुर शाह 25 अप्रैल 1535 को चित्तौड़ से भाग गया और मांडू में शरण ली। हुमायूं ने मांडू घेरा। बहादुर शाह चंपानेर फिर काम्बे चला गया। अब चंपानेर में हुमायूं को मुग़लों अपार धन मिला और गुजरात का खजाना चंपानेर में ही था, तो अब अपार धन जब उसको मिल गया तो वहाँ आमोद प्रमोद में लग गया। अब बहादुर शाह ने अहमदाबाद की मालगुजारी एकत्र करने के लिए इमादुल मुल्क को भेजा और उससे सेना इकट्ठी करके वह अहमदाबाद को जीतने 1535 में अक्टूबर में हुमायूं ने अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया। मालवा में विद्रोह की सूचना आने पर उससे मांडू लौटना पड़ा और फिर वह आलस्य प्रमाद में लग गया। बहादुर शाह ने ड्यू में पुर्तगाली व अफगानी गुलामों की सहायता से मुग़लों के अनेक नगर छीन लिए और अहमदाबाद के आया। इससे अस्करी डरकर चंपानेर भाग गया
और इस प्रकार साल भर तक मुग़लों के अधीन रहने के बाद गुजरात पुनः बहादुर शाह के हाथ में आ गया। 1536 में अस्करी ने और हुमायूं ने मांडू छोड़ दिया और 9 अगस्त 1536 में आगरा पहुंचा। इस प्रकार गुजरात को अधीन करने के चक्कर में उसने गलतियों से गुजरात के साथ साथ मालवा भी उसके हाथ से निकल गया। शेरशाह से दूसरा संघर्ष अक्टूबर 1537 से जून 1540 तक चला। चुनार का दूसरा घेरा हम देखते हैं कि अक्टूबर 1537 में डाला गया और जो मार्च 1538 तक रहा। हुमायूं ने अस्करी को मालवा से भागने पर माफ़ कर दिया और हिंदाल ने कन्नौज के विद्रोही मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा को बंगाल मारकर भगा दिया। अब हुमायूं ने मोहम्मद जवान मिर्ज़ा को भी क्षमा कर दिया। तो इस तरह से उसने कई भूलें की। चुनार के प्रथम घेरे के समय शेरशाह ने हुमायूं की अधीनता को स्वीकार करके अपने लड़के कुतुब खां को हुमायूं के पास रखा था। तो लेकिन अब शेरशाह ने अपने लड़के कुतुब खां को हुमायूं के पास से वापस बुला लिया और दक्षिणी बिहार पर अधिकार कर लिया। चुनार का दुर्ग उसे वहाँ के पूर्व गवर्नर ताज खां की विधवा लाड मलिका से विवाह करके प्राप्त कर लिया और चुनार में अपने पुत्र कुतुब खां को छोड़ दिया। हुमायूं 9 अगस्त 1536 को मालवा से आगरा लौटा और वह साल भर तक आगरा में ही बैठा रहा और इधर शेरशाह ने अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। यह हुमायूं की काफ़ी भूल थी। उसको तुरंत मालवा से आकर शेरशाह पे आक्रमण करना था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब हम देखते हैं कि 6 महीने तक चुनार के दुर्ग को घेरने के बाद उस पर अधिकार किया जा सका। अब हुमायूं ने चुनार को 6 महीने तक घेरा। इन 6 महीनों में शेरशाह ने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया और उसने बंगाल को जीत लिया और बंगाल का जो खजाना था गौड़ से रोहतासगढ़ दुर्ग में ले आया। इधर बंगाल का सुल्तान गियासुद्दीन भागकर मनेर में हुमायूं के शिविर में आया और उससे बंगाल पर पुनः अधिकार करने की प्रार्थना की। हुमायूं को उस पर दया आ गई और हुमायूं बंगाल जीतने के लिए चला। रास्ते में गौड़ जाने वाली सड़क को शेरशाह के पुत्र जलाल खां ने रोक लिया और गौड़ का खजाना रोहतासगढ़ भेज दिया। अब हुमायूं ने बंगाल को जीता और जब तक गौड़ पूरा उजड़ चुका था और उसने गौड़ का नाम जन्नताबाद रखा। 8 महीने यहाँ रुककर हुमायूं ने रंगरेलियाँ मनाई, आनंद उत्सव मनाता रहा। यह उसकी भूल थी। उसने शेरशाह को पुनः तुरंत जीतने का प्रयास नहीं किया। इस 8 महीने में उसकी एक और भूल ये थी कि उसने आगरा और गौड़ के मध्य केवल हिंदाल को तुरहुत में नियुक्त किया था और आगरा और दिल्ली के संपर्क करने का कोई प्रयत्न उसने नहीं किया। बंगाल का जो रास्ता था दिल्ली और आगरा का, उन सभी रास्तों पर शेरशाह ने अपना अधिकार कर लिया और दिल्ली और बंगाल का संबंध काट दिया। शेरशाह ने झारखंड, बनारस, जौनपुर, चुनारगढ़, कड़ा, बहराइच, कन्नौज व संभल पर अधिकार कर दिल्ली व बंगाल के बीच जितने भी रास्ते थे उन सभी रास्तों पर उसने अधिकार कर लिया। अब हुमायूं का जो भाई हिंदाल था उत्तरी बिहार से भागकर आगरा पहुंचा और वहां शेख बहलोल को मारकर उसने सम्राट की उपाधि धारण कर ली। इन समाचारों का जब हुमायूं को पता लगा तो उसने जहांगीर कुली बेग को 5000 सैनिकों को देकर गौड़ की रक्षा का भार उसे दिया और स्वयं 15 चौसा की लड़ाई 26 जून 1539 को हुमायूं गौड़ से वापस लौटते समय कर्मनासा नदी जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है उससे थोड़ी सी दूर पर
चौसा नामक स्थान पर पहुंचा, जहां शेर खां भी आ गया और उसके अधिकारियों ने उसे सलाह दी कि शेर खां पर तुरंत आक्रमण करना चाहिए क्योंकि अफगानी थके हुए हैं। लेकिन हुमायूं ने मूर्खतापूर्ण निर्णय लेकर यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब 3 महीने तक दोनों की सेनाएं आमने सामने पड़ी रही और शेर खां बारिश का इंतजार करता रहा। वर्षा ऋतु जब प्रारंभ हुई तो मुगल कैंप में पानी भर गया, क्योंकि मुगल कैंप ऐसी जगह था जो कर्मनासर और गंगा नदी के बीच नीचे स्थान पर था। अब 25 जून 1539 को शेर खां ने फौजों को तैयार रहने की आज्ञा दी और मुगलों को निश्चित करने के लिए एक स्थानीय महारत चेर सरदार पर आक्रमण करने का बहाना किया, जिससे मुगल बेखबर हो गए और शेर खां आधी रात के बाद लौट आया और मुगलों की बेखबर सोती हुई फौजों पर उसने अचानक आक्रमण कर दिया। अब हुमायूं जागा, लेकिन उसके अधिकांश सैनिक पहले ही भाग चुके थे और वह स्वयं अपने खेमे तक नहीं पहुंच पाया। हाथी पर सवार होकर भी वह गंगा को पार नहीं कर सका और निज़ाम नामक भिश्ती की मशक पर सवार होकर उसने नदी को पार किया। उसका सारा कैंप, जिसमें हरम की कुछ महिलाएं भी थी, ये सारा शेर खां के हाथ लगा। हुमायूं आगरा भाग के आ गया। हुमायूं की 2 रानियां, एक लड़की या तो मार डाली गई या नदी में डूब गई। उसकी पटरानी बेगा बेगम व अन्य बहुत सी महिलाएं बंदी बनाई गई। शेर खां ने उनकी रक्षा का पूरा प्रबंध किया और बाद में उन्हें हुमायूं के पास सुरक्षित भिजवा दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हुमायूं शेर खां से पहली लड़ाई चौसा में हार चुका था। अब शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की और संपूर्ण बंगाल पर अधिकार कर लिया और कन्नौज आकर डट गया। इधर हुमायूं आगरा आया और हुमायूं व कामरान में कोई समझौता नहीं हो सका। अस्करी के मन में लालच था। हुमायूं कामरान की जब सहायता प्राप्त नहीं कर सका तो कामरान वापस लाहौर चला गया और बहुत सारा समय इस वार्तालाप में व्यर्थ हो गया। ये उसकी भूल थी। हुमायूं को तुरंत सेना इकट्ठी करके शेरशाह से युद्ध करना था। अब हुमायूं ने सेना इकट्ठी की और कन्नौज के पास भोजपुर नामक स्थान पर आ गया। शेरशाह ने भी हुमायूं के शिविर से 23 मील दूर कन्नौज के सामने अपने खेमे गाड़ दिए। अब अप्रैल 1540 तक किसी ने भी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं किया। हुमायूं ने भोजपुर से गंगा पार कर ली और बिलग्राम के निकट गंगा से 3 मील दूर अपना शिविर बना लिया। लेकिन 15 मई 1540 को भयंकर बारिश हुई और मुगल कैंप में पानी भर गया। अब 17 मई को जब मुगल सैनिक कैंपों से निकलकर ये देखने लगे कि शिविर को किस स्थान पर, ऊंचे स्थान पर ले जाए, तो शेरशाह ने फिर आक्रमण कर दिया। हुमायूं को तोपे व बंदूक प्रयोग करने का भी अवसर नहीं मिला। इसमें मिर्ज़ा हैदर हुमायूं की सेना के प्रधान सेनापति थे। मुगलों की लड़ने वाली सेना 40,000 थी और हो सकता है अफगानों की भी इतनी ही रही। लेकिन इस लड़ाई में गोला बारूद का प्रयोग भी नहीं किया जा सका। मिर्ज़ा हैदर ने तारीख़ राशिदी में लिखा कि एक गोली तक नहीं चलाई गई। गोला बारूद का कतई काम नहीं पड़ा। अफगानों का आक्रमण ऐसा भयंकर था कि मुग़ल पराजित हो गए और भाग निकले। बड़ी मुश्किल से हुमायूं भागकर आगरा पहुंचा। हम देखते हैं कि अब ये बिलग्राम की दूसरी लड़ाई में भी हुमायूं शेरशाह से पराजित हो गया। अब हुमायूं दर दर की खाक छानने वाला था। शेरशाह ने जब आगरा पर अधिकार करने का निर्णय किया तो हुमायूं वहाँ से भागकर लाहौर अपने भाई कामरान के पास पहुँचा। शेर खां ने आगरा व दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब वह पूर्वी पंजाब आ गया और हुमायूं व कामरान ने दोनों ने ही अलग अलग शेरशाह से संधि की वार्ता चलाई, जिसका हुमायूं को पता लगा। उसके चाचा मिर्ज़ा हैदर ने उसे कश्मीर चलने की सलाह दी। हुमायूं ने जब कश्मीर जाना चाहा तो कामरान ने उसका मार्ग रोक दिया। अब हुमायूं कामरान ने उसे बदख्शां भी नहीं जाने दिया। अब हुमायूं मजबूर था और वह अपने भाई कामरान के ऊपर निर्भर था।
हुमायूं को सिंध की ओर बढ़ना पड़ा, जहां वह अपने भाई हिंदाल से दिसंबर 1540 में मिल गया। सिंध पर शाह हुसैन अरगों का अधिकार था और हुमायूं सहवान आ गया। हिंदाल के कैंप में वह ठहरा। सहवान में उसने पहली बार हमीदा बानो को देखा, जो हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु फारस के शिया मीर बाबा दोस्त उर्फ मीर अली अकबर जामी की पुत्री थी। उसने हमीदा बानो से विवाह की इच्छा प्रकट की, लेकिन हिंदाल ने इसका बुरा मान लिया, क्योंकि वह हमीदा बानो को अपनी धर्म बहन मानता था और स्वयं हमीदा बानो भी 14 वर्ष की ही थी। उसने भी अनिच्छा प्रकट की, लेकिन हुमायूं की हरम की महिलाओं के समझाने पर 29 अगस्त 1541 को हुमायूं और हमीदा बानो का निकाह हो गया। अब इसके बाद हुमायूं बक्कर चला गया और हिंदाल कंधार चला गया। बाद में पुनः सेवान को वह घेरने आया। हुमायूं सिंध के राजा शाह हुसैन अरगों ने यादगार मिर्ज़ा को अपनी ओर मिला लिया। अब हुमायूं पूर्णतः निराश हो गया और मक्का मदीना की यात्रा की सोचने लगा। इसी समय हुमायूं को जोधपुर के मारवाड़ राजा मालदेव का निमंत्रण प्राप्त हुआ, लेकिन हुमायूं ने काफ़ी देर हो चुकी थी और मालदेव के पास शेरशाह के दूत आए। तो हुमायूं को लगा कि मालदेव हुमायूं को पकड़कर शेरशाह को सौंप देगा, इसलिए हुमायूं भागकर पुनः सिंध की ओर आ गया। अब हुमायूं ने सिंध में अमरकोट के सोडा राजपूत राजा वीरसाल के यहाँ उसने शरण ली। वीरसाल ने मुग़ल महिलाओं को अपने दुर्ग में ठहरा दिया। हुमायूं 11 अक्टूबर 1542 को वीरसाल की सहायता लेकर सिंध विजय के लिए निकल पड़ा। अभी वह 15 मील दूर ही गया था कि उसे अमरकोट में हमीदा बानो के गर्भ से 15-16 अक्टूबर को पुत्र जन्म का शुभ समाचार मिला। हुमायूं ने उसका नाम जलाल यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा। इस समय हुमायूं के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी। उसने दूसरों से रुपया उधार लेकर अपने साथी सरदारों को छोटी सी दावत दी और यह कहा कि कस्तूरी की खुशबू की भांति मेरे पुत्र की ख्याति व यश पूरे विश्व में फैले। अब सिंध में उसे सफलता नहीं मिली तो हुमायूं ने हिंदुस्तान से विदा ली और कंधार पहुंचा। कामरान ने कंधार का शासन प्रबंध अस्करी को सौंप रखा था। हुमायूं को जब गिरफ्तार करना चाहा तो हुमायूं जल्दीबाजी में बचने के लिए अपने 1 वर्षीय बेटे अकबर को वहीं छोड़कर उसे फारस भागना पड़ा। हुमायूं कंधार से भागकर शिया राज्य फारस पहुंचा और वहां फारस के शाह तहमास्प ने उसे शिया धर्म स्वीकार करने व प्रचार करने के लिए बाध्य किया और इसी शर्त पर उसे सहायता देने का वचन किया। अंत में हुमायूं ने शर्त स्वीकार कर ली और साथ ही फारस को कंधार देना स्वीकारा। अब हुमायूं 1544 में आकर कंधार जीतता है, जिससे उसके भाई अस्करी ने उससे क्षमा मांग ली। हुमायूं ने उसे क्षमा कर दिया और कंधार फारस के शाह को दे दिया और शाह की मृत्यु के होते ही उसने कंधार पर पुनः अधिकार कर लिया। हुमायूं ने शीघ्र ही काबुल जीता। नवंबर 1544 में उसने अपने बिछड़े हुए 2 वर्ष बेटे अकबर को अपने गले से लगा लिया। कामरान गजनी भाग गया और वहाँ से सिंध चला गया, लेकिन हिंदुकुश के पार किसी अभियान में हुमायूं बीमार पड़ गया तो कामरान ने काबुल आकर काबुल पर 1546 पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने काबुल को घेर लिया। कामरान ने बालक अकबर को किले की दीवार पर बैठाकर हुमायूं की आग उगलती तोपों के सामने कर दिया, लेकिन अंत में 1547 में हुमायूं ने काबुल को जीत लिया और कामरान कहीं भाग गया। 1548 में जब वापस आया तो वह पुनः पराजित हो गया। हुमायूं ने उसे पुनः क्षमा कर दिया और उसे अक्सास के उत्तरी प्रदेश का गवर्नर बना दिया। 1549 में कामरान ने फिर काबुल को अधिकार कर लिया। इस युद्ध में हुमायूं बुरी तरह घायल हो गया।
लेकिन बदख्शां के सुल्तान की सहायता से उसने पुनः काबुल पर अधिकार कर लिया। अब कामरान पकड़ा गया। हुमायूं ने इस विश्वासघाती भाई को पुनः क्षमा कर दिया, लेकिन इस बार उसकी आंखें निकलवाकर उसे अंधा कर दिया। कामरान के साथी भाग गए। कामरान अपनी पत्नी के साथ मक्का हज करने चल दिया, जहां 1557 में उसकी मृत्यु हो गई। कामरान के बाद अस्करी भी बंदी बनाकर मक्का भेज दिया गया, जहां से वह नहीं लौटा। हिंदाल एक अफगान हमले में मारा गया। इस तरह से उसके लालची भाइयों का अंत हो गया। अब हुमायूं को पुनः भारत पर अधिकार करना था और मई 1545 को उसको पता लगा कि शेरशाह की तोपखाने में विस्फोट से मृत्यु हो गई थी और उसका पुत्र इस्माइल शाह भारत की गद्दी पर बैठा, जिसकी 30 अक्टूबर 1553 में मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद 12 वर्ष के पुत्र की हत्या करके उसके मामा मुबारक खां मोहम्मद आदिल शाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठा था और उसने अपने सारे अधिकार अपने वजीर हेमू को दे रखे थे और स्वयं चुनार जाकर रहने लगा था। तो अब ये हिंदुस्तान की स्थिति थी। मोहम्मद आदिल शाह नाम मात्र का शासक था और उसका वजीर हेमू भारत पर शासन कर रहा था। हुमायूं ने अच्छा शगुन देखकर हिंदुस्तान विजय का विचार किया और 25 दिसंबर 1554 को काबुल से पेशावर आ गया। कंधार से उसका परम विश्वास पात्र बैरम खां भी उस सैनिकों के साथ आकर मिल गया। अब हुमायूं पूर्वी पंजाब के गुरदासपुर जिले में कलानूर आ गया। यहाँ से उसने सेना को 3 भागों में बांटा। पहला शिहाबुद्दीन के नेतृत्व में लाहौर विजय करने के लिए भेजी गई। दूसरा बैरम खां के नेतृत्व में नसीब खां अफगान से लड़ने भेजी गई और तीसरी उसके स्वयं के पास थी। लाहौर जीत लिया गया और दीपालपुर भी जीत लिया गया। बैरम खां ने हरियाणा व जालंधर को जीत लिया। हुमायूं लाहौर में रुककर शासन प्रबंध करने लगा। अब मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ जो 15 मई 1555 में था। बैरम खां और अफगान जालंधर से बैरम खां सतलज के किनारे मच्छीवाड़ा नामक स्थान पर पहुंचा। यहाँ अफगान फौजें थी जिसका नेतृत्व नसीब खां, तातार खां व कुछ अन्य प्रमुख सरदार कर रहे थे। बैरम खां और अफगानों के बीच 15 मई 1555 को मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, जो अगले दिन सुबह से कुछ पहले तक चलता रहा। मुगल जीत गए और अफगान फौजें भाग गई। सरहद पर भी मुगलों का अधिकार हो गया। अब सरहिंद की लड़ाई हम देखते हैं कि सरहिंद पर पुनः अधिकार करने के लिए सिकंदर शाह सूरी 80,000 सैन्य सिपाहियों की फौज लेकर दिल्ली से सरहिंद के समीप आया। उधर हुमायूं भी लाहौर से सरहिंद बैरम खां से आकर मिल गया। सरहिंद के निकट मुगल अफगान में 22 जून 1555 को लड़ाई हुई और बैरम खां के सतोल नेतृत्व में मुगल जीत गए। सिकंदर शाह सूरी वहां से भागकर उत्तर पश्चिमी पंजाब की पहाड़ियों में छिप गया। तो हम देखते हैं कि हुमायूं ने मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद की लड़ाई, इन दोनों पर विजय पाकर अफगानों को पूरी तरह से परास्त कर दिया और अब वह दिल्ली व आगरा पर अधिकार करने के लिए चल दिया। तो ये 2 लड़ाइयाँ भारत पर अधिकार करने के लिए महत्वपूर्ण थी। एक मच्छीवाड़ा का युद्ध जो 15 मई 1555 को हुआ और एक सरहिंद की लड़ाई जो 22 जून 1555 को। तो ये दोनों लड़ाइयाँ जीतकर हुमायूं वापस दिल्ली व आगरा का स्वामी बन बैठा। अब 3 व्यक्ति सूरी साम्राज्य में जो सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, उसमें से पहला सिकंदर शाह सूरी, जिसको हुमायूं ने सरहिंद की लड़ाई में परास्त कर दिया था। दूसरा आदिल शाह सूरी जो चुनार में था और तीसरा इब्राहिम शाह सूरी। तो ये इन तीनों सूरियों को अब हुमायूं से निपटना था। हुमायूं सरहिंद आया और वहाँ से समाना गया और 20 जुलाई 1555 को दिल्ली पहुँच गया।
23 जुलाई 1555 को शुभ घड़ी में दिल्ली शहर में उसने प्रवेश किया और 15 वर्ष बाद में दिल्ली के तख्त पर पुनः बैठा। हुमायूं ने अपने बेटे अकबर को युवराज घोषित किया और बैरम खां के संरक्षण में उसे पंजाब का सूबेदार बना दिया। अब हुमायूं शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करने लगा, पर उसने शेरशाह की शासन व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि शेरशाह की शासन व्यवस्था काफ़ी उत्तम शासन व्यवस्था थी। 24 जनवरी 1556 को शाम को हुमायूं दीन पनाह, जो शेर मंडल कहलाता है, नामक भवन में पुस्तकालय की छत पर बैठकर कुछ विशिष्ट सरदारों व ज्योतिष शास्त्रों से विचार विमर्श कर रहा था, और पास में ही मस्जिद के मुल्ला को जब अजान देते सुना तो वह शाम की नमाज़ पढ़ने के लिए उठा, लेकिन ढालू सीढ़ियाँ जब उतरकर वह नीचे आ रहा था तो उसका हाथ बैस से छूट गया और वह सीढ़ियों से गिर गया, और जिससे उसकी खोपड़ी की हड्डी टूट गई। होश आने पर पंजाब से अकबर को उसने बुलावा भेजा और उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। 27 जनवरी 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई। तो लेनपुल ने लिखा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी वह गिरते पड़ते चलता रहा। तो हुमायूं को हम देखते हैं कि हुमायूं ने अपनी पूरे जीवन में काफ़ी भूलें की, वह आमोद प्रमोद में लगा रहा, लेकिन वह सच्चरित्र व्यक्ति भी था। जैसे कि हम देखते हैं कि उसके भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया। हुमायूं धैर्यशील भद्र पुरुष था, विद्वान था, संगीतज्ञ था, गणितज्ञ भी था, खगोल शास्त्री था, ज्योतिषी था, एक आज्ञाकारी पुत्र भी था और अपने बंधु बांधवों से स्नेह करने वाला भी था। तुर्की फारसी का विद्वान था, उसका आकर्षक रूप था, वह भव्य था, लंबा था, ढील डौल वाला गौर वर्ण का व्यक्ति था, दानशील व उदार था। अनेक अच्छाइयाँ उसमें थी और कट्टरता उसमें नहीं थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में कई दोष थे। जैसे कि हम देखते हैं कि वह अफीमची भी था और आमोद प्रमोद में लग जाता था, भोग विलासी था, जल्दीबाजी में निर्णय लेता था, कभी कभी वह आलस्य करने वाला होता था, दंड देने में वह काफ़ी उदार था, उसकी अनेक पत्नियां भी थी, और अपने नाम हुमायूं जिसका अर्थ होता है भाग्यवान, उसके विपरीत उसके कार्य थे, और उन कार्यों के कारण ही उसने कई भूलें की, और इसी तरह उसने अपना जीवन जिया। उसकी पत्नी हमीदा बानो शिया व उसका सेनापति बैरम खां शिया थे। फारस में उसने शिया रीति रिवाजों को माना था। हुमायूं ने सप्ताह के 7 दिन 7 तरह की पोशाकें पहनने का नया नियम बनाया था, जैसे रविवार को पीला, शनिवार को काला, सोमवार को सफ़ेद आदि। तो इस तरह से हुमायूं ने पूरी ज़िंदगी भूलें की और वह गिरते पड़ते ही इस जीवन से विदा हो गया। धन्यवाद।